हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक से 7th चैप्टर, जिसका नाम है द इंटरव्यू। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये इंटरव्यू या साक्षात्कार के बारे में है। जैसे अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ है उनका समय समय पर साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार के बारे में उनकी क्या राय है, किसी की अच्छी राय है, किसी की बुरी राय है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इसके जो राइटर हैं वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। पढ़ेंगे आगे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर थे, जिनका जन्म 1959 में हुआ था, वो पीटर हाउस कैम्ब्रिज में इतिहास के छात्र थे। ही वाज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years एंड हैज रिटन फीचर्स फॉर वेनिटी फेयर। वे 10 वर्ष तक प्राइवेट आई नामक जो पत्रिका थी उसमें संवाददाता रहे और उन्होंने वेनिटी वेयर के लिए भी कई विशिष्ट लेख लिखे। फॉलोइंग इज एन एक्सरप्ट अंश टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये जो प्रस्तुत अंश है, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के उनके परिचय से लिया गया है। अब आगे पढ़ेंगे। पार्ट 1। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। सिंस इट्स इन्वेंशन, जब से इसका आविष्कार हुआ है, इसकी खोज हुई है। ए लिटिल ओवर 130 years ago, जब से 130 वर्षों से इसका आविष्कार हुआ है। द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, जो साक्षात्कार है वो पत्रकारिता का एक सामान्य हिस्सा बन गया है। टुडे almost everybody who is literate will have read an interview and at some point in their lives, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. Almost everybody who is literate, लगभग जो भी आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, will have read an interview at some point in their lives, उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू को पढ़ा है। while from the other point of view, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, several thousand celebrities have been interviewed over the years, कई हजार जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका इतने वर्षों के अंदर कई बार साक्षात्कार लिया गया है, इंटरव्यू लिया गया है। some of them repeatedly, कई का तो बार बार लिया गया है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए ये जो इंटरव्यू है इसके बारे में जो लोगों के मत है, राय है, वो भी आश्चर्यजनक ढंग से अलग अलग है। ऑफ इट्स फंक्शन, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, मेथड्स, इसकी पद्धतियों के बारे में, एंड मेरिट्स, और इसके गुणों के बारे में वेरी कंसिडरेबली, लोगों की अलग अलग राय है। सम माइट, इसको आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावाजेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। कुछ लोग साक्षात्कार के बारे में एकदम अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करते हैं कि अपने उच्चतम रूप में यह एक सत्य का स्रोत होता है और व्यवहार में यह एक कला है। अब आगे देखेंगे। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स मानते हैं पीड़ित को। दूसरे सामान्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो अपने आप को इसका पीड़ित मानते हैं, माइट डिस्पीज द इंटरव्यू, डिस्पीज घृणा करना, वे इंटरव्यू से घृणा कर सकते हैं। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन घुसपैठ इनटू देयर लाइव्स, वे ऐसा मानते हैं कि ये उनके जीवन में एक अवांछित हस्तक्षेप है। और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिश देम, डिमिनिश नीचा दिखाना, और ऐसा महसूस करते हैं कि वे किसी प्रकार से उनको नीचा दिखाते हैं।
अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट पर्सन बनेगा इसका। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स आदिकालीन संस्कृति, इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। जैसा कि आदिकालीन संस्कृतियों में ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ या कोई रेखा चित्र खींच लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस आदमी की आत्मा को चुरा लेता है। वी.एस. नायपॉल जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी जीता था, वो कहते हैं वी.एस. नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। वी.एस. नायपॉल जो लेखक है वो कहते हैं कि कुछ लोग तो साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं एंड लॉज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपना एक हिस्सा खो देते हैं। जैसा कि कई बार पत्रकारों के द्वारा कोई ऐसे अवांछित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिससे जिनका साक्षात्कार लिया जाता है उनको बुरा लगता है या मतलब वो थोड़ा एक असहज महसूस करते हैं। इसके बारे में कहा है वी.एस. नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। वी.एस. नायपॉल कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने जीवन का एक हिस्सा खो देते हैं। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड नामक जो किताब है उसकी रचना की थी, वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर टू द इंटरव्यूअर एंड नेवर कंसेंटेड सहमति देना, टू बी इंटरव्यूड। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड की रचना की थी, उन्होंने तो साक्षात्कार लेने वालों को एक बार डर कहा था कि उनसे उनको डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी साक्षात्कार देने के लिए तैयार नहीं होते थे, सहमति नहीं देते थे। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड प्रसिद्ध होने का भय, यानी उनको प्रसिद्ध होने से डर लगता था। विच मेड हिम थस रिपेल दूर, वुड बी एक्वेंटेंस इंटरव्यूज एंड द परसिस्टेंट petitioners for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. It was his horror of being lionized, उनको प्रसिद्ध होने का डर था। Which made him thus repel would be acquaintance interviewers and the persistent petitioners फॉर हिज ऑटोग्राफ, और इसी डर के कारण वे अपने जान पहचान वालों से, साक्षात्कार लेने वालों से, और जो जिद्दी लोग होते थे जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे उनसे वो दूर रहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपुल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, अम्यूजमेंट आनंद, और बाद में ऐसे लोगों को जो चुप करने की जो कहानियां हैं वो बड़े ही संतुष्टि और आनंद के साथ सुनाया करते थे। यानी जो लुइस कैरोल थे वो नहीं चाहते थे कि वो प्रसिद्ध हो जाए या लोग उनको साक्षात्कार लेने के लिए या उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए परेशान करें, तो वो ऐसे लोगों को दूर कर दिया करते थे। और बाद में उनको दूर करने में जो उनको सफलता मिलती थी उन कहानियों को लोगों को मज़े लेकर के सुनाया करते थे। रूडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। जो लेखक थे रूडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार लेने वालों के प्रति और भी ज़्यादा निंदात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वाज रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर फ्रॉम बोस्टन। उनकी जो पत्नी है कैरोलिन, उन्होंने 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखा था कि उनका जो दिन है वो बोस्टन से आए हुए जो 2 पत्रकार हैं उन्होंने ख़राब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर। उन्होंने अपने पति को रिपोर्टर से कहते हुए सुना था, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड
कि मैं साक्षात्कार देने के लिए मना क्यों कर देता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये एक अनैतिक है। इट इज़ ए क्राइम, ये एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट। उन्होंने कहा बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि अनैतिक है। इट इज़ ए क्राइम, ये एक तरह का अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, ये उतना ही बड़ा अपराध है जैसे कि जिसके लिए किसी व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। इट इज़ कवर्डली एंड विले, यह एक कायरतापूर्ण घृणित कार्य है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, कोई भी सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार लेने के लिए नहीं कहेगा और इससे भी कम इसको देना पसंद करेंगे। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट बोलते हैं आक्रमण, ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर। किंतु किपलिंग ने खुद ने कुछ वर्षों पहले ऐसा ही प्रहार मार्क ट्वेन पर किया था, यानी उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था उन्होंने। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। जो लेखक है, प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स, उन्होंने अपने इंटरव्यू में 1894 के अंदर इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा कहा था। ऑर्डिल कठिन परीक्षा। बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूवी, लेकिन वे बार बार इंटरव्यू देते रहते थे। एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और उनको 40 साल बाद में जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया गया। सोल बिलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, सोल बिलो जिन्होंने कई मौक़ों के ऊपर साक्षात्कार देने के लिए सहमति दे दी। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। सोल विलो जिन्होंने कई मौक़ों के ऊपर साक्षात्कार देने के लिए सहमति की है, फिर भी वे साक्षात्कार को अपनी श्वास नली के ऊपर अंगूठे के दबाव के रूप में पाते थे। उसको ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंगूठे से दबाव कर दिया हो, ऐसा महसूस करते थे। येट डिस्पाइट बोलते हैं के बावजूद, येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, ड्रॉबैक्स कमियाँ, हाँ इंटरव्यू की कमियों के बावजूद, इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरव्यू है इसकी इतनी कमियों के बावजूद ये बातचीत और संवाद का सर्वोच्च माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम ओवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ ओवर कंटेम्परीज समकालीन आर थ्रो इंटरव्यूज़। इन दिनों किसी अन्य समय की अपेक्षा हमारे अपने समकालीन लोगों के बारे में सबसे स्पष्ट अनुभव साक्षात्कार के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। डेनिस ब्राइन लिखते हैं कि लगभग हर बात जो हम तक पहुंचती है वो एक आदमी के दूसरे आदमी को प्रश्न पूछने से पहुंचती है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसी कारण से जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वह अभूतपूर्व शक्ति एवं प्रभाव का स्थान प्राप्त कर लेता है। अब आगे पढ़ेंगे, अब इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो रविवारों को उपन्यास लिखता हूँ, अम्बर्टो इको कहते हैं। यानी जो अब ये जो साक्षात्कार हो रहा है ये अम्बर्टो इको का साक्षात्कार है और इसको लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। जो
द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। नीचे जो अंश दिया हुआ है वो अम्बर्टो जो इको जो लेखक हैं उनके साक्षात्कार का एक अंश है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। और जो साक्षात्कार करता है वो द हिंदू पत्रिका जो पत्रिका है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो द हिंदू जो अखबार है उसके मुकुंद पद्मनाभन है। अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल भयंकर रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स लाक्षणिक विज्ञान, द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेचरी, इंटरप्रिटेशन एंड मेडिएवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। जो अम्बर्टो इको थे वो इटली के जो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक प्रोफेसर थे। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेचरी, इंटरप्रिटेशन एंड मेडिएवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। अम्बर्टो इको उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले ही लाक्षणिक शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और जो मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र है उस पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। लिटरेचरी फिक्शन, अकादमिक टेस्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टिगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसको साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखन, निबंध, बच्चों की किताबें, समाचार पत्रों के लिए लेख, उनके द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से विशाल और व्यापक है। सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ, जिसकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिकी है, उन्हें बौद्धिक सुपरस्टार के बराबर दर्जा प्राप्त हो गया उनको। अब मुकुंद पूछते हैं। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकादमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही यानी इको डज। जो इंग्लिश जो उपन्यासकार जो और साहित्यकार थे डेविड लॉज, उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी, मैं समझ नहीं सकता कि एक आदमी एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है जैसे कि इको कर लेते हैं। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, मुझे देख करके ऐसा लगता है कि मैं एक साथ कई काम कर रहा हूँ, बट इन द एंड लेकिन अंत में, आई एम कन्विंस्ड मुझे विश्वास है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग मैं हमेशा एक ही काम कर रहा होता हूँ। मुकुंद, विच इज कौन सा? अम्बर्टो इको, ओ नाउ दैट इज मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बताना थोड़ा कठिन है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकादमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, उसने कहा, अम्बर्टो इको ने कहा कि मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं। एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकादमिक वर्क, और मैं उन्हें मेरे साहित्य कार्यों के द्वारा पूरा करता हूँ। एंड माई नॉवेल्स, और उपन्यास लिख करके पूरा करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यहाँ तक कि जो मेरी बच्चों के लिए जो किताबें हैं वे भी अहिंसा और शांति के बारे में है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, यह भी नैतिक और दार्शनिक जो रुचियां हैं उनका एक गुच्छा मात्र है, एक पुंज मात्र है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और मेरा एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो वाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या तुम जानते हो कि यदि हम पृथ्वी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें से अगर हम खाली जगह को निकाल देंगे, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी कण हैं
उसमें से हम खाली जगह को निकाल देंगे। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा हो जाएगा जितना कि मेरी मुट्ठी है। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स, इसी प्रकार से हमारे जीवन में कई खाली जगह है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं उन्हें अंतराल कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो। यू आर इन द एलिवेटर, और तुम लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तक तुम ऊपर आते हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिक्स, तो यह एक खाली जगह है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं इस खाली समय में भी काम करता रहता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। लाफ्स, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, मैं खाली जगह में भी काम करता रहता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक आ जाओ। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो मैंने उस समय तक एक लेख लिख लिया था। लाफ, हंसने लगा। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, बेशक कोई इस प्रकार नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपका सच्चा लेखन। योर स्कॉलरली वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनली क्वालिटी अबाउट इट, आपका सच्चा लेखन, आपका विद्वतापूर्ण कार्य अपने आप में कुछ मनोरंजक और व्यक्तिगत गुण रखते हैं। इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर अकादमिक स्टाइल, यह एक नियमित शैक्षणिक तरीके से विदाई जैसा लगता है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो हमेशा अव्यक्तिगत और रूखा और बोर कर देने वाला होता है। हैव यू कॉन्शियसली जानबूझकर एडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक विधि अपनाई है, या ऐसी कुछ है जो प्राकृतिक रूप से ही आप में आ गई है। अम्बर्टो इको, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन शोध पत्र इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, स्कॉलर लर्न्स ए लॉट ऑफ a certain subject, then they make a lot of false hypotheses and they are correct them, and at the end they put the conclusion. You on the contrary, अब यहाँ से देखिए, अम्बर्टो इको ने कहा, जब मैंने इटली में अपना प्रथम शोध पत्र प्रस्तुत किया तो एक प्रोफेसर ने कहा, शोधकर्ता बहुत से निश्चित विषय चुनते हैं और तब वे बहुत सी असत्य परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और बाद में उन्हें ठीक कर लेते हैं और अंत में उनके निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी के बजाय, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, इसके बजाय तुमने तुम्हारी जो शोध है उसकी कहानी लिखी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि जो तुम्हारे जो प्रयास हैं और गलतियाँ हैं उनके बारे में वर्णन किया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक, विच मीन्ट ही एप्रिशिएटेड इट। एप्रिशिएटेड, प्रशंसा करना, सराहना करना। उसी दौरान उसने जाना कि मैं ठीक था और उसने मेरे शोध पत्र को एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया, जिसका अर्थ था कि उसने इसकी सराहना की थी, वो उसको ये पसंद आई थी। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। उस समय 22 साल की उम्र में मैंने समझ लिया कि जो विद्वतापूर्ण किताबें हैं उनको उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसा कि मैंने लिखा था, शोध के बारे में कहानी बता करके। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, वर्णनात्मक पहलू। यही कारण है कि मेरे निबंध में हमेशा वर्णनात्मक पहलू होता है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। और इसलिए शायद मैंने
नॉवेल्स लिखना इतना लेट चालू किया, लगभग 50 साल की उम्र में, या लगभग 50 साल की उम्र के अंदर। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज एन एसाइस्ट एंड नॉट ए नोवलिस्ट। मुझे याद है मेरे प्रिय मित्र रोलैंड बार्थ्स हमेशा दुखी रहता था क्योंकि वह एक निबंधकार था, कोई उपन्यासकार नहीं था। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वह कुछ रचनात्मक लेखन चाहते थे। वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, वह एक न एक दिन कुछ रचनात्मक लेखन करना चाहते थे किंतु ऐसा करने से पहले ही वो मर गए। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं इस प्रकार की हताशा कभी महसूस नहीं करता हूँ। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने तो उपन्यास लिखना ऐसे ही बाई चांस शुरू कर दिया, संयोग से ही। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं। एंड सो आई स्टार्टेड, और इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, उपन्यास संभवतः मेरी रुचि और वर्णन को संतुष्ट करते थे। मुकुंद टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यास के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए अकादमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। मुकुंद प्रसिद्ध शास्त्रियों से उपन्यासकारों के बारे में बात करते हुए, आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के जो बाद अत्यंत प्रसिद्ध हो गए हैं। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, आपने 5 उपन्यास लिखे हैं सच्चे शैक्षणिक कार्यों के अलावा जो 20 से अधिक है। अम्बर्टो इको ओवर 40, 40 से ऊपर है। मुकुंद ओवर 40, 40 से ऊपर है। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, 40 से ऊपर, उनमें से रोग निदान पर कुछ आधारभूत कार्य भी है। बट आस्क मोस्ट पीपुल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ द नोवेलिस्ट, डज दैट बोदर यू, बोदर यानी परेशान करना। किंतु लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछेंगे तो ये यही कहेंगे कि ओ वो तो उपन्यासकार है, क्या ये आपको तंग नहीं करता। अम्बर्टो इको यस बिकॉज आई कंसिडर मानना, माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो कि रविवार को उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकादमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकादमिक कम्युनिटी, मैं विद्वता की गोष्ठियों में भाग लेता हूँ, न कि लेखन क्लबों या लेखकों की बैठकों में। मैं अपने आप को विद्वान समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूँ। बट ओके इफ़ दे मोस्ट पीपुल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स लाफ्स एंड श्रग्स कंधे उचकाना। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, किंतु ठीक है यदि उन्होंने, अधिकांश व्यक्तियों ने केवल उपन्यास ही पढ़े मेरे उपन्यास ही पढ़े, हंसता है और कंधे उचकाता है। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। I can not expect to have 1 million readers with stuff on semiotics। मैं जानता हूँ कि मैं उपन्यास लिखने से ज़्यादा पाठकों तक पहुँच गया हूँ। मैं रोग निदान की सामग्री से 10 लाख पाठकों तक पहुँच जाऊँ, ऐसी आशा मैं नहीं करता हूँ। मुकुंद विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात मुझे अगले प्रश्न पर लेकर के आई है। द नेम ऑफ द रोज इज़ ए वेरी सीरियस नोवेल, जो द नेम ऑफ द रोज है ये एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। द नेम ऑफ द रोज इज़ ए वेरी सीरियस नोवेल, जो द नेम ऑफ द रोज है वो एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट इज़ ए डिटेक्टिव जासूसी यार्न एट वन लेवल, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री। द नेम ऑफ द रोज एक बड़ा गंभीर उपन्यास है। यह एक स्तर पर तो जासूसी मसाला है, किंतु यह आध्यात्मवाद, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास की ओर भी इशारा करता है। येट इट एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, फिर भी इसको काफ़ी संख्या में पाठक मिल गए, क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता। अम्बर्टो इको नो
जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड, नहीं, कुछ पत्रकारों को ज़रूर थोड़ी अचंभा हुआ था। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशकों को भी। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपुल लाइक थ्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। और यह सब इसलिए था क्योंकि पत्रकार और जो प्रकाशक है वो विश्वास करते हैं कि लोगों को रद्दी चीज़ें पसंद है, और जो लोग हैं वे कठिन जो पाठक अनुभव है उसको पसंद नहीं करते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपुल ऑन दिस प्लेनेट। मान लो इस ग्रह पर 600 करोड़ लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 50 मिलियन कॉपीज़। और जो नेम ऑफ द रोज है इसकी 1 से 1.5 करोड़ जो प्रतियां हैं वो बिक गई। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल % ऑफ रीडर्स। इस प्रकार से मैं प्रकाशक जो पढ़ने वाले हैं उसके एक बहुत ही छोटे प्रतिशत तक पहुंच चुका। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये वास्तव में उस प्रकार के जो पाठक हैं उन जिनको आसान अनुभव पसंद नहीं है, जिनको कचरा पसंद नहीं है। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, लेकिन कम से कम हमेशा तो पसंद नहीं है। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविज़न। मैं खुद रात को 9 बजे बाद में टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। मैं जब मियामी वाइस प्रोग्राम है और जो इमरजेंसी रूम है वो देखना पसंद करता हूँ। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसका आनंद लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन ये भी नहीं कि सारे दिन भर। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ट विथ ए पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट। क्या इस उपन्यास की भारी सफलता इस बात में तो नहीं थी कि ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में थी। अम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, हो भी सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे एक दूसरी कहानी सुनाने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइस मैन। क्योंकि मैं अक्सर एक बुद्धिमान चाइनीज व्यक्ति की तरह कहानी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक। मेरे एक अमेरिकन प्रकाशक ने कहा था कि वह मेरी किताब को क्यों पसंद करता है। शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज़ इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज़ लेटिन कैथेड्रल चर्च। जो अमेरिकन पब्लिशर है उसने कहा वाइल शी लव्ड माई बुक, क्योंकि वो मेरी किताब को क्यों पसंद करता है। शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 300 कॉपीज़ इन ए कंट्री, क्योंकि उसे ऐसे देश के अंदर 3,000 कॉपीज़ बिकने से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकने की आशा नहीं थी, जहाँ पर किसी ने चर्च भी नहीं देखा हो, जो को लैटिन भाषा भी नहीं जानता हो। सो आई वाज गिवन एन एडवांस ऑफ 3,000 कॉपीज़ बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US। इसलिए मुझे केवल 3,000 कॉपीज़ के लिए एडवांस दिया गया, किंतु अंत में इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 20 से 30 लाख प्रतियां बिक गई। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। मुझसे पहले भी मध्ययुगीन काल पर बहुत सी किताबें लिखी गई है। मैं सोचता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुड हैव बीन द सेम। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री। मैं सोचता हूँ यदि मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 वर्ष पहले या इसके बाद में लिखी होती तो शायद इसका समान रिजल्ट नहीं आता, अर्थात इतनी सफल नहीं होती। ये उस समय सफल क्यों हुई, यह एक रहस्य है।